क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, सपोज यू आर द चेयरपर्सन ऑफ अ बोर्ड, suppose you are the chairperson of a board of school education, how would you plan to improve the overall quality of education in the schools under your jurisdiction? This type of question is an example of, मतलब कि बात हो रही है, मान लीजिए आप एक बोर्ड ऑफ स्कूल है, यानी स्कूल एजुकेशन का एक बोर्ड है, सीबीएसई के ही आप क्या हैं, एक तरीके से अध्यक्ष हैं। तो आप अपने अधिकार क्षेत्र के तहत स्कूलों में शिक्षा की जो ओवरऑल क्वालिटी है उसको बेहतर कर पाएं, और उसको बेहतर करने के लिए किस तरह की, किस लेवल की सोच आपको चाहिएगी। तो पहला ऑप्शन है हायर ऑर्डर कन्वर्जेंट थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी, यानी कि उच्चतर आदेश नहीं कहेंगे यार, उच्चतर अपसारी सोच, ये इसको थोड़ा सा माफ कीजिएगा, ठीक है, उच्चतर अपसारी सोच, या फिर हायर ऑर्डर डाइवर्जेंट थिंकिंग, लोअर ऑर्डर कन्वर्जेंट थिंकिंग, या लोअर ऑर्डर डाइवर्जेंट थिंकिंग। फटाफट से बताइए। बी ऑप्शन, कई लोग ए कह रहे हैं। देखो ए में आपने जल्दीबाजी में पढ़ा है, कन्वर्जेंट जो थिंकिंग है वो कभी भी कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने के लिए बेहतर नहीं होती है, यस और नो करने के लिए तो बेहतर है। बट अगर मैं बात करूं यहाँ ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो उसके लिए आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस सोचने पड़ेंगे, अलग अलग दिमाग दौड़ाना पड़ेगा चारों दिशाओं में, और जब चारों दिशाओं में दिमाग दौड़ाना पड़े यानी हायर ऑर्डर डाइवर्जेंट थिंकिंग, मल्टीपल सॉल्यूशंस आपको सोचने पड़ेंगे। कोई एक सिंगल सॉल्यूशन थोड़ी हो सकता है कि ये लो वैक्सीन आ गई और दे दो। अभी डाइवर्जेंट थिंकिंग चल रही है सबकी, ये कैसे निकालें, ठीक है बात। तो आंसर क्या होगा, हायर ऑर्डर डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये आपको हर बार अलग तरीके से पूछ लेगा। हॉट्स की कल मैंने बात की थी, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्रिएटिविटी, मतलब आप अलग अलग दिशाओं में सोच पाए, गिफ्टेड बच्चों के लिए है ये चीज जो हॉट्स है, ठीक, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर पाए। हमेशा ध्यान रखेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग रिलेटेड है आपकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी सोच, मल्टीपल सॉल्यूशंस, एक से ज्यादा जो समस्या के समाधान हैं वो आप निकालते हैं अपसारी सोच में, ठीक है। तो जेपी गिलफर्ड ने इन सब की बात की थी, और कन्वर्जेंट थिंकिंग को उन्होंने इंटेलिजेंस से जोड़ा है, ना कि क्रिएटिविटी से। जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं, चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल्स फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी स्टेज में होंगे जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं। हमने बात की थी 9 साल जो आपकी स्टेज है, वो 9 साल तक पहली अवस्था, फिर 13 में दूसरी है, फिर उसके बाद आपकी 16-17 तक तीसरी आ जाएगी। 17 साल से ऊपर तो थे ही नहीं बच्चे, ठीक। तो ये बताइए यहाँ प्राइमरी का बच्चा है यानी फर्स्ट लेवल पे होगा, और 2 स्टेजेस में से कोई एक होगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ 2 स्टेजेस कौन सी होंगी प्राइमरी चाइल्ड के लिए। पहला ऑप्शन है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। बताइए एक बार। बहुत बढ़िया, आंसर क्या होगा, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, और कौन सा होगा, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, टिट फॉर टैट। ये दोनों स्टेजेस हैं आपकी प्राइमरी लेवल की, यानी कि ये आपकी प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व पारंपरिक स्तर है, जहां बच्चा या तो पनिशमेंट से बचने के लिए पहली स्टेज में कुछ करता है, और दूसरी स्टेज में वो क्या करेगा, उसको बदले में कुछ चाहिए, है ना। टिट फॉर टैट की जो बात थी वो है एक सिंपल सी बात। तो बी एंड ए होगा, ये दोनों जो हैं ये बाद में आते हैं। ये गुड गर्ल ओरिएंटेशन है जो 3rd में आएगा, फिर इसके बाद ये 4th में आ जाएगा। एज अ टीचर यू फर्मली बिलीव इन सेइंग नो टू रैगिंग एंड बुलिंग। भाई एक टीचर के रूप में आप जो रैगिंग और बुलिंग है, रैगिंग नहीं होती थी पहले, रैगिंग लेते थे कॉलेजेस में जाते थे बच्चे, या बुली करने वाले बच्चे होते हैं कई बार, एक दूसरे आपस में परेशान करना बच्चों को, ठीक। एंड put up posters and form committees in schools. The young adolescents who join you with strong beliefs are at which of the following stages? मतलब कि आप एक टीचर के रूप में पूरी तरीके से विश्वास रखते हैं, आप पोस्टर्स लगा रहे हैं, इस चीज के खिलाफ खड़े हो गए हैं कि रैगिंग और बुलिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे आप मेरी नौकरी छीन लो, कुछ भी हो जाए। तो इस केस में आप कौन सी स्टेज में हैं, और आपको बहुत सारे जो बच्चे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज में। बताइए एक बार कौन सी स्टेज में आप हैं। कन्वेंशनल लेवल है, प्री कन्वेंशनल लेवल है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग लेवल है। बताइए एक बार, बताइए आंसर। रवि आंसर कीजिए। पोस्ट कन्वेंशनल 3rd लेवल है, 3rd लेवल है कि आप लगे हुए हैं कि एक चीज के खिलाफ हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग में तो आप रूल्स को फॉलो करने की बात करते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉन डुई की याद आ गई होगी, ना ही हो तो कर लीजिएगा। चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन को मिला करके 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके हर बार।
अगर मैं बात करूं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, यानी प्रगतिशील शिक्षा, लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी करके सीखे बच्चा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करे, है ना, आप उसको इंडिपेंडेंटली कुछ करने दें, ठीक, लर्निंग फॉर लाइफ कह सकते हैं, एजुकेशन फॉर लाइफ कह सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है टीचर्स आर दी ओरिजिनेटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अथॉरिटी, knowledge is generated through direct experience and collaboration, learning proceeds in a straight way with factual gathering and skill mastery, या फिर examination is non referenced and external। क्या कहना चाहते हैं बताइए एक बार। आंसर होगा knowledge is generated थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड कोलैबोरेशन। बच्चा ग्रुप्स में सीखे, कोलैब करके, कोऑपरेट करके, एक दूसरे का सहयोग करके, और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मतलब वो खुद अनुभव करके सीखे। लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, एक्टिविटी करके वो सीखे, कोऑपरेट करे, कुछ एक्सपेरिमेंट करे, ठीक। तो बी ऑप्शन है, यानी बाल केंद्रित शिक्षण की वकालत करते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंसेज इज रिक्वायर्ड फॉर एन एयरफोर्स पायलट। अच्छा क्वेश्चन है, एयरफोर्स पायलट के लिए कौन सी प्रकार की बुद्धि चाहिए होगी यदि आप हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को फॉलो करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन रहता है, बताइए एक बार। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक, काइंस्थेटिक या इंट्रापर्सनल, बताइए एक बार। सी ऑप्शन, काइंस्थेटिक, ठीक है, काइंस्थेटिक। काइंस्थेटिक मतलब बॉडीली काइंस्थेटिक भी इसको हम कहते हैं, गत्यात्मक बुद्धि, फिजिकली जो बॉडी हैंड मूवमेंट है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, वो अच्छा होना चाहिए, और आप फिट भी होने चाहिए ना, ऐसे बिल्कुल आपकी जो बॉडी है वो परफेक्टली काम करे, है ना, अदरवाइज तो आपको मेडिकल में ही निकाल दिया जाएगा बहुत सारी चीजें जो है। तो काइंस्थेटिक इंटेलिजेंस की बात होगी। इंटरपर्सनल तो आपस में एक दूसरे को समझने के लिए चाहिए, लिंग्विस्टिक आपकी भाषा पर पकड़ हो, इंट्रापर्सनल आप खुद को बहुत अच्छे से जानते हो। अगर यहाँ इसकी जगह ऑप्शन आपको स्पेशल भी दे सकता है तो इन केस उसको भी हम कह सकते हैं, बट अगर बेस्ट आंसर की तरफ जाएंगे तो काइंस्थेटिक होगा, है ना, क्योंकि काइंस्थेटिक की तो सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर बॉडीली मूवमेंट अच्छे नहीं है तो स्पेस की कितनी भी अच्छी समझ हो फिर भी काम चलेगा नहीं ना, ठीक। रिट्रीविंग हिडन ऑब्जेक्ट्स इज एन एविडेंस दैट इन्फेंट्स हैव बिगन टू मास्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव फंक्शंस। मतलब की बात हो रही है कि छिपी हुई वस्तुओं को पुनः प्राप्त करना, यानी हिडन ऑब्जेक्ट्स को रिट्रीव करना, उनको ढूंढना, किस एक स्टेज में शुरू हो जाता है और ये क्या कहलाएगा, ये कौन सा कॉग्निटिव फंक्शन है। स्टेज तो चलो मैं पूछ लेती हूँ आपसे एक्स्ट्रा में, बट सिंपल पूछा है कि हिडन ऑब्जेक्ट्स को, छिपी हुई वस्तुओं को पुनः प्राप्त करना कौन सा एक संज्ञानात्मक प्रकार्य है, यानी फंक्शन है। तो चार ऑप्शंस हैं, इंटरनेशनल बिहेवियर, ऑब्जेक्ट परमानेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग या एक्सपेरिमेंटेशन। ये तो बता दोगे, ये तो एक नंबर का बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन है। बी ऑप्शन, ऑब्जेक्ट परमानेंस। और ये शुरू कब हो जाता है, ये सेंसरी मोटर में, चाहे कहीं दुनिया के कहीं भी लिखा हो, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, सेंसरी मोटर में स्टार्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस आना 10 महीने 8 महीने के बाद ही शुरू हो जाएगा। यानी बच्चा ये समझने लगेगा, मैं एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ, बच्चा ये समझने लगेगा जैसे वो ता वाला खेल नहीं होता था बचपन में, जैसे माँ ने हाथ लगाया और ऐसे छिप गई और फिर उसके बाद हाथ हटाती थी तो बच्चा हंसता था, मतलब उसको लगता था हाथ लगाया तो माँ यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, अगर हटाया तो एकदम से खुश होगा, वाओ फिर से दिखी, है ना। तो अब आप इस खेल पे खुश नहीं होंगे क्योंकि आपके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो चुकी है, ठीक। तो ये है, ये आप देख रहे हैं, इसकी मदर है और ये खुश है काफी ज्यादा, इसको टॉय को छिपा दिया जाएगा और फिर भी ये ढूंढता है, तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया दिमाग में, यानी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होगा। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड यदि होता है, जो दिखे, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड अगर हुआ तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट परमानेंट नहीं आया है अभी, ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आया है यदि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हुआ तो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार, द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेल्प्स टीचर्स इन, भाई व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब कोई भी दो लोग सेम नहीं होते, तो इस चीज को अगर हम बात करें तो इस चीज की जानकारी एक टीचर को जब हो के, जरूरी नहीं है 4 बच्चे हैं तो चारों एक जैसा ही परफॉर्म करें, चारों को एक ही चीज में इंटरेस्ट आए, इस बात को जानना आपको एज अ टीचर किस चीज में हेल्प करेगा। पहला ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग द फ्यूटिलिटी ऑफ वर्किंग हार्ड विद बैकवर्ड स्टूडेंट्स एज दे कैन नेवर बी एट पार विद द क्लास, यानी ये समझना कि हार्डवर्क करना वीक स्टूडेंट्स के साथ कोई फायदे का नहीं है। या फिर एक्सेप्टिंग एंड एट्रीब्यूटिंग द फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स टू देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बच्चों को एक्सेप्ट करना उनके जो फेलियर है वो उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण है।
मतलब इसका मतलब आप अपने काम से बच रहे हैं, और जिस भी ऑप्शन में बात टीचर को आराम देने की हो तो समझ जाइए वो ऑप्शन कभी होगा नहीं। फिर है मेकिंग देयर प्रेजेंटेशन स्टाइल यूनिफॉर्म टू बेनिफिट ऑल स्टूडेंट्स इक्वली, मतलब कि जो उनका प्रेजेंटेशन स्टाइल है वो सभी के लिए एक जैसा हो। या फिर डी ऑप्शन असेसिंग द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचिंग देम अकॉर्डिंगली, मतलब आप जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं बच्चों की उनका आकलन करें कि किसको कौन किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, कौन किस तरीके से एक्टिविटी करता है। ये सब चीजें आप बच्चों को देखेंगे, उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे तो आपको पता लगने लगेगा कि कौन सा बच्चा कैसे सीखता है, और आपको किस किस मेथड में कहां कहां क्वेश्चन को समझाते हुए भी आपको कौन से 4 एग्जाम्पल देने हैं कि 4 तरह के बच्चे या जो अलग अलग तरह के बच्चे हैं उनको समझ आ पाए। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जो जानकारी है वो टीचर को हेल्प करती है टीचिंग मेथड्स में, और इससे क्या होगा, टीचर आकलन कर पाएगा इंडिविजुअल नीड्स का कि भाई किस बच्चे की कौन सी आवश्यकता है। आप इंग्लैंड का एग्जांपल दे रहे हैं, बच्चे को इंडिया का भी नहीं पता, प्रॉब्लम होगी। ठीक, ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचिंग देम अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंग फिर आप सिखाइए। भाई जरूरी नहीं है हर बच्चे को लिखने में ही मजा आए, हो सकता है किसी बच्चे को बोल करके अपना बात को एक्सप्रेस करने में मजा आए, तो आप उसको बोलने का मौका देंगे, दूसरे को आप लिखने का मौका दे सकते हैं। तो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आप अपने मेथड में परिवर्तन करते हैं। ऐसा नहीं होता कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण ही बच्चे फेल होते हैं, ये तो ऐसी बात हो गई कि फिर तो एजुकेशन का कोई रोल ही नहीं बचा। तो ऐसे ऑप्शंस को देख के कंफ्यूज नहीं होना। अंडरस्टैंडिंग द फ्यूटिलिटी ऑफ वर्किंग हार्ड, कि भैया मेहनत करना बेकार है पिछड़े हुए बच्चों के साथ, फिर से आप अपने काम से बचने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिफॉर्म नहीं बनाते कभी भी, स्टाइल को ध्यान में रखिएगा। यूनिफॉर्म का मतलब है जैसे स्कूल में आप यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं ताकि सब सामान्य लग सकें, सब एक जैसे लग सकें, चाहे कोई अमीर घर से आए गरीब घर से आए या कुछ भी हो, मतलब आप यूनिफॉर्मिटी है, एक जैसा एक रूपता है वहां। लेकिन आपके मेथड में यदि यूनिफॉर्मिटी हो गई तो फिर इसका मतलब होगा आप एक डंडे से हाँक रहे हैं सबको, और आपको इंडिविजुअल नीड्स का ध्यान रखना होता है, यूनिफॉर्मिटी का नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें जिनको आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन में गलती कम होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, बाय प्लेसिंग स्टूडेंट इन द लीस्ट रेस्ट्रिक्टेड स्कूल एनवायरमेंट द स्कूल। लीस्ट रेस्ट्रिक्टेड स्कूल एनवायरमेंट, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। बहुत बढ़िया रानी जी, आंसर कीजिए एक बार लाइक करने के बाद, और ज्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। लीस्ट रेस्ट्रिक्टेड स्कूल एनवायरमेंट, लीस्ट रेस्ट्रिक्टेड मतलब कम डिस्टर्बेंस, कम से कम डिस्टर्बेंस। ठीक, रेस्ट्रिक्शंस कम, रेस्ट्रिक्शंस मतलब सीखने के रूप में, बराबर में डीजे ना बज रहा हो जब आप पढ़ा रहे हो तो। ठीक, इक्वलाइजेस द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, मतलब जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं उनको सभी के लिए बराबर, इक्वलाइजेस द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर गर्ल्स एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, जो गर्ल्स हैं और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं उन्हीं के लिए बराबर कर देना सारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको हम लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट कह रहे हैं। या फिर बी ऑप्शन, नॉर्मलाइजेस द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डेप्राइव्ड ग्रुप्स हु वर इंक्रीजिंग द लिंकेज ऑफ स्कूल विद द पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज ऑफ दीज चिल्ड्रन। जो डेप्राइव्ड वंचित समूह है, चाहे किसी भी आधार पर, चाहे वो जाति हो, समूह हो, रंग हो, आर्थिक स्थिति हो, कोई अक्षमता हो, उन बच्चों को शामिल करना। या फिर गेट्स डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रंस इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज सच एज साइंस फेयर्स एंड क्विजेस, बच्चों को साइंस फेयर्स में इंक्लूड कर लो। या फिर सेंसिटाइजेज अदर चिल्ड्रन नॉट टू बुली और टू पुट द डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन डाउन, यानी कि आप बच्चों को सेंसिटाइज करें, क्या करें, उनको कहें कि भाई संवेदनशील बनो, बच्चों को बुली नहीं करना, और डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन जो किसी भी तरीके से हाशिए पर हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाना। तो ये आपका ये क्या होगा, ये आपका लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट बन जाएगा, जहां बच्चे के लिए सीखने में रेस्ट्रिक्शन कम से कम है, उसको कहेंगे लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, जहां वो खुल के सीख पाए। तो आप बच्चों को ये इस चीज के प्रति संवेदनशील बनाते हैं कि किसी भी बच्चे को धमकाना नहीं है, बुलिंग नहीं करनी और रैगिंग नहीं करनी, और इसके अलावा उनको पीछे नहीं खींचना, उनको सपोर्ट करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रिड्यूसिंग द टाइम अलॉटेड टू कंप्लीट एन असाइनमेंट टू मेक इट coincide with time of attention and increasing this time in a phased manner will be best suited to deal with which of the following disorders। ध्यान से पढ़िएगा इसको फिर से एक बार और फिर आंसर कीजिए, बताइए एक बार, आंसर कीजिए। सी, मैं थोड़ा सी डेट की वेबसाइट पे देख लेती हूँ। खैर देखिए एक बार, रिड्यूसिंग द टाइम अलॉटेड टू कंप्लीट एन असाइनमेंट, एक असाइनमेंट है जिसको मान लो 15 मिनट में कम करना था, मतलब खत्म करना था, तो इसकी जो टाइम लिमिट है उसको कम में, मतलब कम टाइम स्पेन का बना दिया। मान लो आधे घंटे का था तो उसको 10 मिनट या 15 मिनट में तोड़ दिया। इसके बाद
ताकि अटेंशन का टाइम कम हो सके, एंड इंक्रीजिंग दिस टाइम एंड फेज्ड मैनर विल बी बेस्ट सूटेड टू डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स। मतलब कि आपने एक असाइनमेंट का जो टाइम अलॉट किया था उसको कम किया और बच्चे की अटेंशन के अकॉर्डिंग किया, इंक्रीज किया टाइम को ताकि बच्चे की जो स्थिति है जो उसके डिसऑर्डर को सूट कर सके, उस तरीके से आपने टाइम को डिवाइड कर दिया। कौन से एक डिसेबिलिटी को सूट करेगा ये काम, तो आप लोग अलग अलग आंसर्स दे रहे हैं। आंसर क्या है? आंसर होगा डी ऑप्शन। सी कैसे हो जाएगा? टी है ADHD कहते हैं इसको, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अति सक्रियता विकार भी कह सकते हो। बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, एक जगह टिक करके रुक नहीं पाता, इसीलिए जो बहुत लंबा टाइम स्पेन का काम है वो नहीं देते हम, क्योंकि वो ज्यादा देर टिक के बैठ ही नहीं पाएगा। तो जो काम है उसको कम कम समय के अंतराल में तोड़ दिया जाता है, इंटरवल्स में तोड़ दिया जाता है, उसको अच्छे से चीजें समझाई जाती हैं, रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं बीच बीच में। आप ऐसी चीजें कराओगे जो इंटरेस्टिंग हो, जिससे वो उसकी जो अटेंशन स्पैन है ना, वो एक चीज पे थोड़ा धीरे 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 करके उसकी अटेंशन बढ़ पाए, क्योंकि वो ज्यादा देर तक एक चीज पे अटेंटिव होकर के नहीं बैठ सकता, उछलता कूदता रहेगा क्लास में, कुछ ना कुछ उसका जो ध्यान है वो इधर उधर भटकता रहता है। ठीक, तो ये ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है, हद से ज्यादा, और अटेंशन उसकी एक जगह पर टिकती नहीं है, इसीलिए अटेंशन डेफिसिट कहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस सजेस्ट interaction of the child with the people around him and with social institutions to deal with disruptive behavior disorder? अच्छा सा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी एक अप्रोच है जो सजेस्ट करेगी कि बच्चे का जो इंटरेक्शन है लोगों के साथ, उसके आसपास के सोशल इंस्टीट्यूशंस के साथ, उनके साथ मिलकर डिसरप्टिव बिहेवियर को डील किया जा सकता है? फिर से पढ़ते हैं। Which of the following approaches suggests interaction of the child with the people around him and with social institutions to deal with disruptive behavior disorder? भाई एक व्यवहार में कुछ प्रॉब्लम है, विघटनकारी व्यवहार है बच्चे का। ठीक, अगर मैं बात करूं यहाँ तो किसी बिहेवियरल प्रॉब्लम है बच्चे को कोई, उस केस में अगर हम बात करें तो बच्चे की जो ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है उसको लोगों के साथ, उसके व्यवहार में, और जो सोसाइटी के साथ व्यवहार है उनके साथ इंटरेक्शन में देखा जा सकता है, उसको डील किया जा सकता है। तो ये कौन सी एक अप्रोच है जो इस बात को कहेगी कि समाज के साथ मिलकर के आप डील कर सकते हो इस प्रॉब्लम को? बिहेवियरल है, बायोलॉजिकल है, इकोलॉजिकल है, या डायनामिक है? बताइए एक बार। 10th का डी? ना ना ना, देखो बिहेवियरल डिसऑर्डर है जिसको डील करने के लिए ये कहा गया है कि समाज और जो आसपास की जो इंटरेक्शन है बच्चों का लोगों के साथ, उसको आप थोड़ा सा देखिए, वहां से ये चीज डील की जा सकती है। तो ये अप्रोच है आपकी इकोलॉजिकल अप्रोच। इकोलॉजिकल अप्रोच मैंने एक थियरी कराई हुई है यूट्यूब पर, बहुत कम ही लोग इसको डिस्कस करते हैं। इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ यूरी ब्रॉनफ्रेंड भी बोल सकते हैं। तो ब्रॉनफ्रेंड की जो थियरी है वो कहती है कि बच्चे का जो पूरा समाज के साथ इंटरेक्शन है वो उसके व्यवहार को, जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है वो इसी के अंदर आती है। मैं वो थियरी आपको दिखा देती हूँ। पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं इसको, कि जो आसपास का माहौल है, जो जितने भी सिस्टम्स हैं वो अफेक्ट करते हैं बच्चे के व्यवहार। तो अगर हम देखें यहाँ तो उन्होंने 5 सिस्टम्स की मेनली बात की है। इसमें है एक इंडिविजुअल है जो सेंटर में है। इंडिविजुअल कौन है? वो बच्चा। ये इस मॉडल के, इकोलॉजिकल मॉडल के सेंटर में है। उस थियरी को सर्च करके पढ़ लीजिएगा जो भी नए लोग हैं। ठीक, ये इंडिविजुअल क्या है? चाइल्ड सेंटर में है। ठीक, इसके बाहर एक सिस्टम है जिसको माइक्रो सिस्टम कहेंगे, जहां इसका पीयर ग्रुप, जो इसके दोस्त हैं गली मोहल्ले आस पड़ोस के, इसका परिवार और इसके सिबलिंग्स जो भी हैं, मतलब आसपास का माहौल। ठीक, बच्चे का इंटरेक्शन है इसमें। ठीक, अब आएगा इसके बाद फिर एक्सो सिस्टम आ जाता है। इसके बाद मैक्रो भी आता है जहां वो स्कूल जाएगा, है ना। फिर उसके बाद एक्सो आता है जो इंटरेक्शन है पेरेंट्स का, वर्क, जो उनकी फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं, वो सब आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें इस तरीके से चलती हैं।